नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडेंट वेलकम माय साइंस के यूट्यूब चैनल बाय सोमदेव चांगेड़। हमारी 2 क्लासें लग चुकी हैं। 2 क्लासों में विटामिन हमने पूरे कर लिए हैं। एक क्लास में ही पूरे कर लिए हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है जिसका पार्ट 1 आपको करवा दिया हमने। आज दूसरा पार्ट अपन करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि साइंस के बाय सोमदेव चांगेड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी के साथ एक मैथ का चैनल मैथ बाय प्रदीप चांगेड़, इसको भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन दोनों चैनलों पर आपको अच्छी तरह से पूरा कंप्लीटली कंपटीशन एग्जाम 6 से लेकर 12 तक की क्लासों का पूर्ण रूप से कोर्स हम YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये आपसे निवेदन है कि केवल इन्हीं चीजों की डिमांड करते हैं आपसे। आज पाचन तंत्र का दूसरा भाग यानी डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरा भाग यानी पाचन तंत्र का दूसरा भाग पाचन तंत्र सेकंड पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम ये पाचन तंत्र 8th क्लास में भी है, 10th क्लास का भी टॉपिक है और 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर भी है। 11th के अंदर भी दिया हुआ है ये पार्ट। तो इससे संबंधित आज बचा हुआ जो भाग है पाचन तंत्र का वो कंप्लीट करेंगे। इनमें हम बात करें तो सबसे पहले यदि बात करें तो हमने पाचन तंत्र के भाग पढ़ लिए थे। पाचन तंत्र से संबंधित मैं बात करूं तो पाचन तंत्र का क्रम, पाचन का क्रम इंपॉर्टेंट है। पाचन का क्रम, इसमें सबसे पहले अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के बाद में आता है आपका पाचन। सबसे पहले अंतःग्रहण करेंगे, पाचन, फिर उसके बाद में अवशोषण होगा, अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद में समांगीकरण, समांगीकरण यानी अवशोषित पदार्थों को खून में मिलाने की क्रिया समांगीकरण कहलाती है। समांगीकरण के बाद में आता है आपका अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन। इस प्रकार से पाचन का क्रम चलता है। ये सीटेट में आएगा प्रश्न है सीटेट में। अंतःग्रहण करेंगे, पाचन, अवशोषण, समांगीकरण और उत्सर्जन। इस क्रम को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि पाचन का सही क्रम क्या है, तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, समांगीकरण और उत्सर्जन। अपन ने पाचन तंत्र के पिछली क्लास में पार्ट 1 में यानी पार्ट नंबर 1 में हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। 3 भागों में पढ़ लिए थे। मुख गुहा पढ़ लिया था। नंबर 1 हमने मुख गुहा पढ़ लिया। मुख गुहा के बाद में मुख गुहा में हमने 2 नंबर ग्रैसिका पढ़ लिया। नंबर 3 ग्रास नाल पढ़ लिया। और मुख गुहा के अंदर अपन पढ़ लिए थे लार पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया और हमने दांत पढ़ लिए थे। ग्रैसिका के बारे में पढ़ लिया, ग्रासनाल के बारे में। यानी मुख गुहा, ग्रैसिका और ग्रासनाल 4 में भाग आता है आज आमाशय। इंग्लिश में स्टोमक बोलेंगे यानी स्टोमक, इंग्लिश में स्टोमक बोलेंगे। आमाशय पाचन तंत्र का यानी देखो भाई बात करें तो इस प्रकार से ये आमाशय है क्योंकि ग्रासनाल 22 सेंटीमीटर लंबी नली, 20 या 22 सेंटीमीटर लंबी नली ग्रासनाल भोजन नली भी कहा जाता है। वो केवल ग्रैसिका को आमाशय से जोड़ने का काम करती है। आमाशय में आकर के भोजन तब आमाशय के अंदर आ जाता है। तो आमाशय एक थैली नुमा जे आकार का पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग
अब देखो ये भोजन अमाशय में आ गया तो इसकी भित्ति से अमाशय की भित्ति से 4 चीजें बढ़ती हैं मुख्य रूप से, और इसके ऊपर ये लीवर जो कि अपना स्राव छोटी आंत के अंदर, और लीवर में ये पित्ताशय जिसमें पित्त का निर्माण होता है, और इसके बाद में ये देखो आंत शुरू हो गई, ये आंत शुरू हो गई, ये आंत शुरू हो गई, और ये अमाशय के नीचे यहाँ पर ये भाग बात करें तो अग्नाशय, ये बात करें तो अग्नाशय। इस बात के अंदर भोजन आपके गिर गया पढ़ने के बाद में, ये भोजन, इस भोजन में अमाशय की भित्ति से 4 चीजें बढ़ती हैं। अमाशय विधि में देखो भाई, अमाशय की भित्ति से एक स्राव, यानी अमाशय की भित्ति से एक स्रावित होता है, यानी रसायन स्रावित होता है, जिसमें 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 HCl का स्राव, नंबर 2 पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन, नंबर 3 रेनिन एंजाइम, और नंबर 4 श्लेष्मा का स्राव। ये अमाशय की विधि से स्राव होगा, और ये भोजन कहलाएगा यहाँ पर बोलस, ये भोजन कहलाएगा यहाँ पर, ये भोजन कहलाएगा बोलस, बोलस कहलाता है, सॉरी काइन कहलाता है, काइन। बोलस तो लाल बोलने के बाद मुख गुहा में कहलाता है बोलस तो मुख गुहा के अंदर भोजन कहलाएगा, काइन कहलाता है। अब देखो HCl का स्राव, अमाशय, ये चारों चीजें, यानी HCl का स्राव और पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और श्लेष्मा, ये HCl का स्राव यानी अमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, ऑक्जेंटिक सेल स्राव, और ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और ये रेनिन, ये भी प्रोटीन पाचक है, दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम, और मुख्य रूप से ये बच्चों में एक्टिव होता है, बच्चों में स्त्री, यानी दूध को फाड़ने का काम करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है, बच्चों में एक्टिव होता है। श्लेष्मा अमाशय की भित्ति को HCl से बचाती है, HCl से बचाती है। अब अमाशय के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि बात करें तो क्वेश्चन बनते हैं, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा थैलेनुमा जे आकार का भाग है। एक बात तो ये अमाशय के बारे में याद रखनी। दूसरा क्वेश्चन बनता है अमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक 4 से लेकर के 5 घंटे तक ठहरता है।
ये श्लेष्मा का स्राव जो करती है ना, ये गोबलेट की कोशिकाएं करती हैं। ये प्रश्न आया हुआ है भी। अगला प्रश्न, श्लेष्मा का स्राव, श्लेष्मा स्राव अमाशय भित्ति में, अमाशय भित्ति में, अमाशय भित्ति की गोबलेट की कोशिकाएं करती हैं। गोबलेट सेल्स करती हैं। ये प्रश्न आया था रीट में आया था ये प्रश्न, रीट में आया था ये प्रश्न राजस्थान में। हम देखोगे सीटेट हो, आर्मी हो, अग्निवीर हो, रेलवे हो, आरएस, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू किए। यदि आपकी मदद मिली तो एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को इस प्रकार से बढ़िया तैयारी के लिए हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देंगे, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इनको देख करके अपना एग्जाम फाइट कर सके और अपना नॉलेज प्राप्त कर सके। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अब बात करते हैं, देखो भाई, अब इसके बाद में बात करते हैं छोटी आंतर की, क्योंकि इसके बाद में आंत यहां से शुरू हो जाती है। इसे आमाशय के 3 भाग हैं, यानी यहाँ पर पायरोलिक यानी फंडिक भाग, यानी पायरोलिक भाग, फंडिक भाग और कॉर्डियक भाग। कॉर्डियक भाग भी है, 3 भाग हैं इसके, मुख्य रूप से 3 भाग हैं। और उसके बाद में बात करते हैं अपन छोटी आंत, 5 नंबर पढ़ेंगे छोटी आंत। ये 4 नंबर हमने पढ़ लिया आमाशय। 4 इसके बाद में पढ़ेंगे अपन छोटी आंत, 5 नंबर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो छोटी आंत की सबसे पहले बात करें तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग। चौड़ा कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा व चौड़ा भाग कौन सा है? वहां से सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई बात करें तो, यानी लंबाई यदि बात करें तो 4.5 मीटर लगभग बताया मैंने। और यदि बात करें पाचन छोटे आंत में, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पाचन पूर्ण होता है, पूर्ण यानी कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों का पाचन होता है, तीनों का पाचन होता है। अगला प्रश्न, छोटी आंत्र में यदि बात करें छोटे आंत्र में, तो छोटे आंत्र में वसा का पाचन, वसा का पाचन, वसा पायसीकरण के बाद, पायसीकरण यानी बूंदों के रूप में टूटना, बूंदों के रूप में टूटी वसा, पायसीकरण कराई गई वसा, यानी वसा का पाचन में वसा पायसीकरण, बूंदों के रूप में टूटी वसा लैक्टियल्स की कोशिकाओं के द्वारा, लैक्टियल्स की सेल्स द्वारा, कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है, अवशोषण। लैक्टियल्स की कोशिकाएं वसा को अवशोषित करती हैं, ये कोशिकाएं लैक्टियल्स की कोशिकाएं।
और इसके द्वारा इसका पाचन होता है। अब बात करेंगे पाचन की क्रिया पायसीकरण में। वसा का पायसीकरण पित्त के द्वारा होगा। यदि बात करें तो वसा का पायसीकरण, ये मान लो वसा की बूंद है, ये वसा की एक बूंद है मान लो, तो इसमें क्या होगा, पित्त लीवर के अंदर पित्ताशय पित्त का निर्माण होता है वहां, ये छोटी आंत्र में लीवर के द्वारा पड़ती है। पड़ने के बाद में ये बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूट जाएगी और ये छोटी बूंदें और छोटी बूंदों में टूट जाएगी। और अब इस पतित वसा, ये एक बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में टूटना पित्त के द्वारा वसा का पायसीकरण कहलाता है। वसा का पायसीकरण कहलाता है। अब देखो ये लैक्टेल्स की कोशिकाओं के द्वारा इनका अवशोषण हो जाएगा। लैक्टेल्स की कोशिकाएं के द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है। अब यदि बात करें आगे तो बढ़िया एक बात और लिखनी है इस छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, छोटे आंत्र में क्या होगा कि अग्नाशय लीवर यानी यकृत, अग्नाशय यकृत, दो सहायक ग्रंथियां, दो पाचक सहायक ग्रंथियां अपना स्राव स्रावित करती हैं, अपना स्राव स्रावित करती हैं, अपना स्राव स्रावित करती हैं, स्रावित करती हैं। इनके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, अग्नाशय और लीवर, क्योंकि ये पाचक सहायक ग्रंथियां हैं। इनके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। पहले इस भागों को पूरा कर लेते हैं। 5-6 नंबर बढ़िया। इस छोटी आंत्र के भी वैसे 3 भाग हैं और इसके भी 3 भाग हैं, 3 पार्ट है इसके, जैसे ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी रेक्टम वगैरह इस प्रकार से 3 भाग, कोई नहीं पूछता है पेपर में वैसे तो, लेकिन बड़ी आंत्र इसकी लंबाई पूछ लेते हैं 1.5 मीटर लंबी। केवल अवशोषण होता है, केवल जल का अवशोषण, केवल अवशोषण लिख देता हूं मैं, अवशोषण, केवल अवशोषण होता है बड़ी आंत्र में। पाचन की क्रिया से कमी होती है और विटामिन के का निर्माण होता है। यहां पर विटामिन के का निर्माण, के का संश्लेषण होता है, संश्लेषण। बस ये 2 ही काम है बड़ी आंत्र में। इसके बाद में देखो ये पाचन से संबंधित कुछ बातें थी। अब इससे संबंधित 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए पाचन के, और पाचन का क्रम कर लिया। इस प्रकार से पाचन की क्रिया ये पूर्ण होगी। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं 2 सहायक ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पाचन तंत्र, मोस्ट क्वेश्चन, यानी पाचन तंत्र के क्वेश्चन। बात करें तो नंबर 1 यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू, और कार्बोहाइड्रेट को मंड भी कहा जाता है। मंड कार्बोहाइड्रेट यानी मुख गुहा से शुरू, कौन से एंजाइम से भाई, टायलिन एंजाइम से।
1 ग्राम वसा से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 KCAL ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन, भोजन का मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू। एक ग्राम प्रोटीन से 4.3 KCAL ऊर्जा 4.3 KCAL ऊर्जा मिलती है भाई, ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा भाई, पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग यानी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन शरीर वृद्धि व मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। एमिनो अम्लों का बहुलक, कहने का मतलब ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन या यूं बोल सकते हैं अपन, प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूटती है। शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल कितने भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट, यानी एमिनो एसिड कितने हुए शरीर के लिए, 20। 10 का निर्माण तो शरीर में और 10 भोजन से मिलते हैं। प्रोटीन किन में टूटता है भाई, ये प्रोटीन यानी प्रोटीन है ना, वो एमिनो अम्लों में टूटता है। प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड्स में। आया हुआ क्वेश्चन नहीं, एमिनो एसिड्स में टूटता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल कितने भाई, 20। 10 का निर्माण होता है शरीर में और 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में। अब अपन बात करें तो नोट लगा करके एक बात लिखते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करें, ले लिया होगा शायद। अब बात करें तो नोट लगा करके लिखना है भाई, नोट लगाओ और लिखो। यानी प्रोटीन तथा वसा सॉरी कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मैरास्मस रोग होता है। मैरास्मस रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से क्वासियोकोर रोग
वहां पर प्रोटीन की कमी से हमने मेरास्मस लिखा था, लेकिन ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मेरास्मस हो गए। जबकि केवल प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वासियों रोग होगा। अब अपन बात करते हैं दो सहायक ग्रंथियों की। दो सहायक ग्रंथियां, यानी दो सहायक ग्रंथियां, दो पाचन तंत्र में पाचन में सहायक ग्रंथि ग्लैंड्स ग्रंथियां। नंबर 1 लीवर यानी यकृत, और एक होती है 2 नंबर अग्नाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय। देखो भाई ये पाचन तंत्र के भाग नहीं है यकृत और अग्नाशय, ये पाचन तंत्र में यानी पाचन में सहायक ग्लैंड्स हैं। तो लीवर के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि और ये ना है तो अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है वैसे, और ये त्वचा न हो तो यकृत। 1.5 kg का है, 1.5 kg वजन से। अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यकृत के और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से ये है कि बहिस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी बहिस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी अंतःस्रावी की बात करें तो ग्लैंड्स में, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है भाई। अब अग्नाशय से संबंधित कुछ बातें, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है, दोनों की तरह व्यवहार करने वाली ग्रंथि है ये। और देखो इनकी सेल से ना कोशिकाएं, सेल्स यानी कोशिकाएं लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं कहलाती हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहलाती हैं। ये अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय से देखो 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होंगे। अग्नाशय में स्रावित हार्मोन, अग्नाशय में देखो, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला गया? क्योंकि इससे एंजाइम भी स्रावित होते हैं। एंजाइम भी स्राव और हार्मोन भी स्राव, एंजाइम स्रावित हो रहा है इसका मतलब स्रावी, हार्मोन स्रावित हो रहा है इसका मतलब अंतःस्रावी, दोनों की तरह व्यवहार करता है। यदि बहिस्रावी की बात करें तो बहिस्रावी में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये 3 प्रकार में यदि बात, एक तो होती है अल्फा सेल्स, एक होती है बीटा सेल्स और एक होती है गामा सेल्स। ये बीटा कोशिकाएं, जो बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन हार्मोन, और ये जो है ना ग्लूकागोन हार्मोन, और इससे ये गामा सेल्स द्वारा जो रसायन स्रावित होता है उनसे ग्लूकोन
इंसुलिन हार्मोन दोनों को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ता है। ये ग्लूकोज को क्या करती है भाई, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ग्लूकोज को क्या करती है, कम करती है। इंसुलिन की तभी तो इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन नहीं रहता शरीर में, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और पेशाब के साथ यानी मूत्र के साथ ही स्रावित होना शुरू हो जाता है और इसी रोग को मधुमेह रोग कहा जाता है। इसी रोग को मधुमेह रोग कमी से कौन सा रोग भाई, मधुमेह रोग होता है। बताओ किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग यानी ब्रैकेट में ग्लूकोज बढ़ना, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि हार्मोनों का स्राव हो रहा है, अंतःस्रावी की तरह व्यवहार करती है। अब अपन बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्रावी की तरह व्यवहार, अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी की तरह व्यवहार, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार, एंजाइम स्रावित होते हैं, एंजाइम स्राव। ये एंजाइम देखें तो देखो जैसे काइमोट्रिप्सिन हो गया काइमोट्रिप्सिन। ये जैसे न्यूक्लियेजेज, और बात करें तो देखो भाई काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, न्यूक्लियेजेज, लाइपेज, वसापाचक एंजाइम, लाइपेज आदि। इस प्रकार से ये पाचन तंत्र चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। ये इस प्रकार से पाचन तंत्र पाठ आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी पूर्ण। इस प्रकार से हम पाचन तंत्र आज कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, और अगली क्लास मानव रोग से संबंधित अपन पढ़ेंगे। आज केवल इतना, आज आपको दो चैप्टर मैंने आपको YouTube चैनल पर, मेरे साइंस के YouTube चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं। ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से देख लेना और उनके नोट्स बना लेना। और साइंस के बाय सौम्य जाकेट चैनल को आप शेयर करो, लाइक भी करो और उसके साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ हमारा एक मैथ का चैनल चल रहा है जिसका नाम है मैथ बाय प्रदीप जानी, उसको भी सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो। केवल आज इतना ही। मानव रोग अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे मानव रोग। धन्यवाद।